नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सफ़र। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की चकाचौंध देखते ही बन रही थी। मुझे ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट पकड़नी थी, पर इसके लिए अभी ढेर सारी औपचारिकताएं पूरी करनी थी। घरेलू उड़ानें तो मैं कुछ भर चुका था, पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का यह मेरा पहला अवसर था। किस काउंटर पर जाना है, क्या करना है, सोच ही रहा था कि मेरी नज़रें इंक्वायरी काउंटर पर जा टिकी। वहाँ एक आधुनिका को बैठे देखकर मेरा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाने लगा। जो प्रश्न पूछने थे उनका मन ही मन अंग्रेजी में अनुवाद करने लगा। तसल्ली हो जाने पर मैंने कदम उधर बढ़ाए ही थे कि दूर से मोबाइल पर बतियाती एक बाला को इधर आते देखकर मेरे कदम ठिठक गए। यह तो स्वाति है। पहचानते ही मैंने तुरंत मुंह घुमा लिया। ऊंची हील की सैंडल खटखटाती सधे कदमों से आगे बढ़ती स्वाति ने मुझे नहीं देखा था। वह दंदनाती सीधे इंक्वायरी काउंटर पर पहुंच गई थी। मोबाइल बंद कर उसने फराटेदार अंग्रेजी में उसी फ्लाइट के बारे में पूछना आरंभ कर दिया जिसकी जानकारी मैं जुटाना चाह रहा था। मैं तुरंत उधर लपक कर और ध्यान से सारी बातें सुनने लगा। स्वाति का ध्यान अब भी मेरी ओर नहीं था। वह अपने डॉक्यूमेंट चेक कराती एक के बाद एक सवाल दागे जा रही थी। यही फ़र्क होता है अंग्रेजी में ही सोचकर बोलने वाले और मुझ जैसे में। एयर कंडीशन हॉल में भी मुझे पसीने आ रहे थे। सारी जानकारी जुटाकर स्वाति मुड़ी तो मुझे खरा देकर बुरी तरह चौंक उठी। यदि ऐसा है तो फिर मैंने उसे क्यों ठुकरा दिया था, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे अचानक सवाल किया। तो मैं बगले झांकने लगा। मेरे मन का चोर जिसने मुझे आज तक सबसे, यहाँ तक कि अपने घर वालों तक से छुपा कर रखा था, आज खुलकर सामने आकर मुझे ललकार रहा था। मैं जितना घबराकर उससे नज़रें चुराने का प्रयास करता, वह उतना ही सामने आकर मुझे ललकारने लगता। खुद को उससे बचाने में सर्वथा असमर्थ पाकर अंततः मैंने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। बह जाने दिया मन को अतीत के झंझावत के साथ। हालांकि लिखित टेस्ट के परिणामों में मैं अव्वल विद्यार्थियों में शुमार था। दूसरी ओर स्वाति अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण टीचर्स की पहली पसंद थी। अक्सर टीचर मुझे उसका उदाहरण देते हुए उसकी तरह आत्मविश्वासी और स्मार्ट होने की सीख देते, लेकिन इससे मैं और अधिक हीन भावना से घिर जाता, उससे नज़रें चुराता फिरता। यदि किसी दिन उसका परिवार हमारे घर भोजन पर आमंत्रित होता या हमें वहाँ जाना होता, तो मैं पहले ही पढ़ाई कर बहाना बनाकर अपने किसी दोस्त के यहाँ खिसक लेता। मैं यह सब जानकर भौचक्का सा रह गया और मौका पाते ही मम्मी पर बरस पड़ा। किससे पूछकर किया जा रहा है यह सब? इसमें पूछना कैसा बेटा, तू और स्वाति साथ साथ पढ़े हो, दोनों ने इंजीनियरिंग कर ली है, अब दोनों की नौकरी भी लग गई है। तुम्हें तो पता होगा उसका एक नामी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। फ़ोन पर बात होती रहती है ना तुम्हारी? नहीं, काफ़ी समय से हमारी बात नहीं हुई है और ना ही मुझे यह पता था कि उसका किस कंपनी में रिक्रूटमेंट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब बात कर लेना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर बैठे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी कमाओ और सुशील लड़की मिल रही है। मेरे गुस्से को देखकर माँ का स्वर कुछ मंद अवश्य पड़ गया था, पर उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ था। मैं उनकी बातों से मन ही मन और भी भड़क ऊपर उठा था। क्या समझते हैं ये लोग कि इस रिश्ते से मुझे खुद को कृतज्ञ समझना चाहिए, स्वाति और उसके घर वाले के सामने दंडवत हो जाना चाहिए और अपनी प्रतिभाशाली कन्या के लिए मेरा वरण कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जिस लड़की के सामने पड़ते ही मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, उसके साथ जिंदगी भर नहीं, बचपन से सत्तात्मक परिवार और उसमें पुरुष ही की महानता देखते हुए मैं खुद को भी अपने भावी परिवार के एक छत्र मुखिया के रूप में देखने लगा था, जिसकी आज्ञा को सिरोधार्य करना परिवार से बाकी सदस्य अपना कर्तव्य समझे। पत्नी के रूप में मुझे अपने से श्रेष्ठ तो क्या, बराबर की लड़की भी गवारा नहीं थी। और यहाँ मैं अगले ही दिन हॉस्टल रवाना हो गया, यह कहकर कि फाइनल परीक्षा की तैयारी वहाँ रहकर अच्छे से कर सकूँगा। मेरे तेवर देखकर घर वाले ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे और इस तरह वह किस्सा वहीं समाप्त हो गया था। मुझ पर एक बार फिर से उसकी स्मार्टनेस का नशा छाने लगा था। ऐसी स्मार्ट लड़की का दोस्त होने पर गर्व किया जा सकता है, पर पति के रूप में
तुम तो बाहर जाती रहती होगी। उसकी स्मार्ट गतिविधियों से मैंने अंदाज़ा लगाया था। नहीं, पहली बार विदेश जा रही हूँ। ओह, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मेरा आत्मविश्वास फिर से लड़खड़ाने लगा था। अब चेतन में एक आवाज़ गूंजी, इस लड़की को तो मैंने जीवन संगिनी के तौर पर नकार चुका हूँ। हीन भावना तो इसमें होनी चाहिए। मैं क्यों दबा जा रहा हूँ? मुझे एक नया डर सताने लगा था। इतनी लंबी यात्रा है तो बातों का सिलसिला भी लंबा ही चलेगा। यदि कहीं स्वाति ने बातों ही बातों में मेरे इनकार की वजह जाननी चाहिए तो मैं क्या जवाब दूंगा? यदि उस पर मेरी हीन भावना का राज खुल गया तो क्या बची खुची इज्जत भी जाती रहेगी? नहीं, मुझे संभल कर रहना होगा। मैंने भी स्वाति की तरह अपनी सीट पुश बैक करके तकिया लगा लिया और अपनी टीवी पर प्रोग्राम सेट करने लगा। स्वाति किनारे वाले सीट पर थी, इसलिए अंदर आते लोग उसे साफ नजर आ रहे थे। एक लड़की को आते देख वह खुशी से सीट से उठ खड़ी हुई और उसके गले लग गई। जाहिर है मुझे ही सुनाने के लिए कहा गया था। मैं तुरंत अपनी सीट छोड़ उठ खड़ा हुआ और पीछे जाने लगा। स्वाति अरे रहने दो करती ही रह गई, पर मैं पीछे जाकर ही माना। आखिर मुझे भी तो दर्शाना था कि मैं एक सभ्य पुरुष हूँ। अब मुझे एक तसल्ली भी थी कि स्वाति को कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि उसकी ओर से ऐसा कोई सवाल किए जाने से की कोई गुंजाइश मुझे अभी तक नज़र नहीं आई थी। वह हमेशा की ही तरह अपने में मस्त और आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इनकार से वह खुश ही हुई हो और चलो अच्छा हुआ एक दब्बू के पल्ले पड़ने से बच गई, वरना घर वाले ने तो सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं और करण एक ही घर में दो अलग अलग कमरे में अजनबी की तरह रह रहे हैं। क्या? पर क्यों? पुरुषोचित दंभ, यह क्या होता है? स्वाति चौंक गई थी, पर मेरे कान और भी सतर्क हो उठे थे। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब हम अलग अलग कंपनियों में कार्यरत थे। करण ने 3 साल का बॉन्ड भरकर कंपनी ज्वाइन की थी। उसका पैकेज मुझसे ज़्यादा था। करण देहाती परिवेश से थे, वह मैं महानगरीय परिवेश से, लेकिन वे इतने मासूम थे कि मुझे इतना प्यार करते थे, इतना सपोर्ट करते थे कि मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी समझती थी। 2 साल बाद मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। मेरा पैकेज व ओहदा बढ़ गया। मैं बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि करण भी मेरी खुशी व तरक्की में बहुत खुश होंगे। ऊपर से वे थे भी, पर अंदर से ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? वे तो आपसे इतना प्यार करते थे। उनकी तरक्की होती तो आप भी तो बहुत खुश होते ना। 100%। पर हमारे भारतीय समाज की यही तो विडंबना है। यहाँ पुरुष लैंगिक समानता की बात कर प्रगतिवादी होने का ढोंग तो करते हैं, पर हकीकत में स्त्री को उच्चतर तो क्या समकक्ष भी नहीं कर पाते। मुझे लगा किसी ने मेरे गाल पर भरपूर तमाचा जड़ दिया है। मेरी भावनाओं से सर्वथा अनजान उनका वार्तालाप जारी था। जीजू ने कुछ कहा आपसे? हर चीज़ कहने से ही नहीं समझी जाती, महसूस भी तो होती है। घर में हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी खाई आ चुकी है और ऑफिस में हम दिखावा करते हैं कि हमारे मध्य दरार तक नहीं है। कभी कभी तो बड़ी खिसियानी सी स्थिति पैदा हो जाती थी। जैसे वैलेंटाइन डे पर वही कार्यरत विवाहित जोड़ों को कहा गया कि वे अपने प्यार का इजहार करें। करण ने मेरे लिए सुख चाहते हुए गाना गाया। लोग समझ रहे थे कि वो शर्मा रहे हैं, पर मैं महसूस कर सकती थी कि उन शब्दों का एक भी तार दिल से जुड़ा नहीं रह गया था। हमारा गंतव्य आ चुका था। दोनों अपने अपने बैग लेकर निकल चुकी थी। स्वाति को शायद मेरा ध्यान ही नहीं रहा था, या शायद उसने मुझसे विदा लेना जरूरी नहीं समझा था। मुझे इतना भी साहस शेष नहीं था कि आगे बढ़कर उससे माफ़ी मांग लेता। गलानी बोझ से मेरे कदम मानो भारी हो गए थे। अन्य यात्रियों के लिए यह कुछ घंटों का हवाई सफ़र मात्र होगा, मेरे लिए तो अर्थ से फर्श तक का सफ़र था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।